नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। आप लोगों ने इससे पहले 24 क्लास कंप्लीट हो चुका है, आज 25वां नंबर क्लास है ना। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, है ना। जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिला करके जो फ्लेम बनाते हैं, ठीक है, तो फ्लेम का जो केमिस्ट्री होता है, मतलब फ्लेम जलता कैसे है, उसका फर्स्ट कहाँ पे जलता है, प्राइमरी कैसे जलता है, फिर वो लास्ट तक मतलब उसमें डबल स्टेज में कैसे होता है, फिर वो फ्लेम क्यों हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं ना। तो आज का जो लेसन रहने वाला है वो है जो फ्लेम का जो बारे में रहेगा, फ्लेम के बारे में कि जो उसका क्या केमिकल इफेक्ट रहता है वेल्डिंग में, कौन सा फ्लेम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं ना, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का केमिस्ट्री, है ना। हम लोग अभी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का केमिस्ट्री देखने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैरून कलर का जो दिख रहा है वो एसिटिलीन का है, ठीक है। तो ये जो दोनों गैस सिलेंडर जो हम लोग गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं, इससे जो यहाँ पे जो फ्लेम बन रहा है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ये जो फ्लेम यहाँ पे जो बनता है उसके बारे में, ठीक है। इससे पहले के क्लास में हम लोग ने इसका टूल्स सीरीज जो होता है, सिलेंडर किसको बोलते हैं, रेगुलेटर क्या होता है, टॉर्च क्या होता है, इसके बारे में देखें, इसका सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में देखें, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली ये फ्लेम के बारे में जानने वाले, फ्लेम जलता कैसे है ना, कंप्लीट कैसे जलता है ना, शुरुआत कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टॉप में है कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण के विभिन्न अनुपातों में दहन द्वारा, है ना। ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये जो गैस सिलेंडर होता है इसमें विभिन्न अनुपात, मतलब अलग अलग अनुपात में हम लोग जलाते हैं। अलग अलग अनुपात कहने का मतलब कि जितना हम लोग ऑक्सीजन खोलें, ऑक्सीजन यहाँ पे जितना हम लोग इस जगह से ऑक्सीजन को जितना खोलेंगे, इस जगह से एसिटिलीन का वाल्व जो होता है वो जितना खोलेंगे, मान के चलिए 1 अनुपात में यहाँ पे खोले हम इसको, ठीक है, 1 अनुपात में, तो इसका भी हम लोग 1 अनुपात में ही खोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेम अनुपात में, लेकिन इसको हम लोग 1 खोले, इसको हम लोग 2 खोल दिए, ठीक है। तो वो हो गया अलग अलग अनुपात में हम लोग खोलेंगे ताकि अलग अलग टाइप के हम लोग फ्लेम बना सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न की जाती है, ठीक है, मतलब अलग अलग अनुपात में मिला करके हम लोग इसमें एक ज्वाला बनाते हैं, फ्लेम बनाते हैं। ज्वाला कहने का मतलब फ्लेम बनाते हैं, ठीक है। मिश्रण में 2 गैसें के अनुपात पर ज्वाला का तापमान तथा गुण निर्भर करता है ना। मतलब यहाँ पे जो मिश्रण होता है, दोनों गैस का जो मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इस जगह से जब हम लोग मिक्स करते हैं, टॉर्च में जो मिक्स होता है, तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ज़्यादा निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना। कार्बोराइजिंग फ्लेम निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, उसका इफेक्ट अलग होगा। न्यूट्रल निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, उसका काम कुछ अलग होगा, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि तापमान उसका अलग हो सकता है और गुण उसका जो फ्लेम का जो क्वालिटी होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला मतलब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अभिलक्षणों तथा प्रभाव को जलाने के लिए एक वेल्डर को ज्वाला की केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, है ना। मतलब ये जो फ्लेम जो बनता है, जो फ्लेम बन के तैयार हो जाता है, इस टाइप का जो फ्लेम बनता है जब जलाने के बाद, स्पार्क लाइटर से टॉर्च को जलाने के बाद ये फ्लेम बनता है, तो फ्लेम के बारे में जानना वेल्डर को बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी किस लिए होता है कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लेम बनाते हैं। जैसे किसी में हम लोग ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा रख दिए तो वो प्लेट के ऊपर, मेटल के ऊपर अलग सा अपना रिएक्शन दिखाता है। एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा रख दिए तो वो अपना इफेक्ट अलग दिखाता है, ठीक है। तो इसके बारे में फ्लेम का केमिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब फ्लेम जलता है तो उसको न्यूट्रल कैसे रखा जाए, है ना, उसको अच्छे से वेल्डिंग करने के लिए कैसा अनुपात में उसको सेट करना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन O2, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो सैम्बल है O2 से दर्शाया जाता है, और एसिटिलीन जिसको C2H2 से दिखाया जाता है ना, का मिश्रण अलग अलग अनुपात में जलने से विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं फ्लेम उत्पन्न होती है ना। मतलब ये जब गैस को मिक्स करके जब हम लोग टॉर्च से जलाते हैं तो अलग अलग अनुपात में अलग अलग प्रकार का फ्लेम बनता है, ठीक है, जिनका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, मतलब ये जो फ्लेम यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो फ्लेम यहाँ पे जो बन रहा है, इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 31 कहीं के डाटा रहेगा, ठीक है, 30 या तो 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3300 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर निकलता है, फ्लेम का जो तापमान होता है वो निकलता है, ठीक है।
ज्वाला के प्रकार, है ना, यहाँ से जो फ्लेम निकलेगा वो अलग अलग टाइप का फ्लेम निकलेगा। कैसे बनता है, जैसे किसी में हम ऑक्सीजन ज़्यादा रख दिए तो अलग टाइप का फ्लेम बन गया, किसी में एसिटिलीन ज़्यादा रख दिया तो अलग टाइप का फ्लेम बन गया, है ना। उसमें से एक होता है उदासीन फ्लेम जिसको हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं ना, न्यूट्रल फ्लेम कार्बोराइजिंग, और एक होता है ऑक्सीकारक जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम 3 टाइप का होता है, को समायोजन कर सकते हैं, मतलब तीनों फ्लेम को हम लोग टॉर्च के द्वारा हम लोग बना सकते हैं ना। वेल्डर विभिन्न धातुओं की वेल्डिंग, कटिंग या ब्रेजिंग करता है, ठीक है। अलग अलग फ्लेम बना करके हम लोग अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के द्वारा हम लोग गैस कटिंग करने का काम करते हैं और ब्रेजिंग करने का काम करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम के द्वारा हम लोग हार्ड फिशिंग करने का काम करते हैं। वो ये कहने का मतलब कि अलग अलग फ्लेम बना करके हम लोग अलग अलग टाइप का वेल्डिंग या तो हीटिंग करने का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये जो दिखाया गया है 3 टाइप का फ्लेम दिखाया गया आपके पास, है ना। ये जो फ्लेम है ये कार्बोराइजिंग फ्लेम है, ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, ये है न्यूट्रल फ्लेम, है ना। अभी आगे हम लोग समझेंगे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लेम देखेंगे उस टाइम पे हम लोग फ्लेम को पूरा क्लियर करेंगे। अभी बस हम लोग जानेंगे कि फ्लेम जो जलता है उसमें प्राइमरी कम्बसन, सेकेंडरी कम्बसन क्या होता है ना, वो कैसे जलता है आपस में, कैसे एसिटिलीन गैस जलता है, कैसे आपस में टूटता है, कैसे फिर वो बाहर में जाकर के जलता है, बाहर का एटमोसफियर से जलता है, उसके बारे में आज का क्लास रहेगा, आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल ज्वाला के दिखावट, मतलब जब भी हम लोग फ्लेम का बात करेंगे तो हमेशा तुलना न्यूट्रल फ्लेम से होता है, कोई भी फ्लेम का तुलना होता है, ठीक है। 3 टाइप का फ्लेम होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, है ना, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, एक होता है न्यूट्रल, है ना, एक होता है कार्बोराइजिंग, ठीक है। 3 टाइप का फ्लेम होता है, तीनों में अगर किसी का तुलना अगर किसी के साथ होता है तो न्यूट्रल फ्लेम के साथ दोनों का तुलना होता है, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है कि न्यूट्रल फ्लेम के दिखावट, अभी हम लोग ये न्यूट्रल फ्लेम पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। न्यूट्रल फ्लेम में होता क्या है, ये है नोजल, है ना, ये है नोजल, यहाँ से जब गैस बाहर निकलता है, ठीक है, ये जो गैस बाहर निकला हुआ है, ये जो फ्लेम है, यहाँ एक बनता है छोटा सा यू शेप में एक इनर कोन बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग इनर कोन बोलते हैं, मतलब अंदर का जो कोन बनता है ना फ्लेम के, जो अंदर का जो टॉर्च के जस्ट सामने वाला रहता है उसको इनर कोन बोलते हैं। ये जो बाहर का जो दिख रहा है आपको, है ना, ये जो बाहर का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर इन्वेलप, है ना, मतलब बाहर का जो आवरण होता है, बाहर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वो है आउटर इन्वेलप। ये पिक्चर जो पूरा दिखाया गया है किसका, न्यूट्रल फ्लेम का पिक्चर है, ठीक है। यहीं पे अगर दूसरा फ्लेम का हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक और लेयर बन जाएगा कार्बोराइजिंग में। अगर ऑक्सीडाइजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी शेप में ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा शार्पनेस बन जाएगा। तो ये फ्लेम में क्या होता है कि ये फ्लेम के द्वारा हम लोग तुलना कर सकते हैं, इसमें किसी भी टाइप का केमिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इससे हम लोग तुलना कर सकते हैं, है ना। तो इसका फ्लेम का जो होता है निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होता है ना। ये जो न्यूट्रल फ्लेम होता है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, पहले इसका इनर कोन होता है ना, इनर कोन, ये जो दिखाया गया यहाँ पे इनर कोन होता है न्यूट्रल फ्लेम में। रिड्यूसिंग जोन होता है ना, रिड्यूसिंग जोन मतलब यहाँ पे इनर कोन के जस्ट आगे ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये होता है इसका रिड्यूसिंग जोन, है ना, ये वाला क्षेत्र जस्ट आगे यहाँ पे ये वाला हो गया रिड्यूसिंग जोन। आउटर जोन या आउटर आवरण, जिसको आउटर जोन या आउटर इन्वेलप बोलते हैं ना, मतलब ये जो बाहर का जो क्षेत्र है, इसका बाहर का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं। तो ये 3 मेजर भागों से मिलके जो बना हुआ रहता है न्यूट्रल फ्लेम, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। उसमें 3 क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं, देखने को दिखता है उसमें। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि विभिन्न क्षेत्र तथा तापमान। अब यहाँ पे जो अलग अलग टाइप का जो क्षेत्र बना, जैसे इनर कोन है, इनर कोन के बाद जो बाहर का जो क्षेत्र है क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूसिंग जोन है, उसके बाद आउटर इन्वेलप है। सबका हम लोग टेम्परेचर देखेंगे, मतलब सब में कितना कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ताप की अधिकतम मात्रा इनर कोन के कुछ आगे, मतलब 2 से 4 mm आगे होता है ना। मतलब सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर अगर बात करेंगे तो मान के चलिए ये यहाँ पे इनर कोन है ना, ये रहा टॉर्च का इनर कोन, यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक, मतलब 2 से 4 mm आगे अगर बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस प्लस देखने को मिलता है ना। इनर कोन के जस्ट कितना आगे, इनर कोन के जस्ट 2 से 4 mm आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे
तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बनता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे हॉटेस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है ना, सबसे हॉटेस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है, ठीक है। इनर कोन को सबसे इनर कोन को जो जस्ट आगे होता है उसको, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हॉटेस्ट पॉइंट बोलते हैं ना, हॉटेस्ट पॉइंट, सबसे गर्म जगह, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहीं पे जनरेट होता है, जिससे सबसे गर्म बिंदु या अधिकतम तापमान का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का दहन का अनुपात, है ना। जब हम लोग फ्लेम बनाते हैं, जब फ्लेम को जलाते हैं तो उसमें जो हम लोग ऑक्सीजन का कितना अमाउंट में हम लोग टॉर्च के द्वारा उसको नॉब को खोलते हैं, है ना, कितना अमाउंट हम लोग ऑक्सीजन को बाहर करते हैं टॉर्च के द्वारा, और कितना अमाउंट में एसिटिलीन को बाहर करते हैं, ठीक है। उसी को अनुपात बोला जा रहा है। मतलब समान, जितना हम लोग ऑक्सीजन को खोल रहे हैं उतना हम लोग एसिटिलीन को खोलेंगे तो समान हो गया। अगर कहीं पर ऑक्सीजन ज़्यादा खोल दिए तो ऑक्सीजन का मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर ऑक्सीजन कम कर दिए, एसिटिलीन बढ़ा दिए तो वहाँ पे एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा, उसको अलग टाइप का फ्लेम बोलेंगे, ठीक है। अभी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। पूर्ण दहन के लिए एसिटिलीन की एक मात्रा के लिए ऑक्सीजन की, है ना, मतलब ये जो फ्लेम है ये कंप्लीट जलने के लिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कंप्लीट जलने के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की एसिटिलीन की एक मात्रा, ठीक है। मतलब एसिटिलीन को हम लोग 1 लीटर अगर मान के चलिए वहाँ से टॉर्च को बाहर निकाल रहे हैं, 1 लीटर बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको एसिटिलीन को पूरा जलने के लिए, है ना, 1 लीटर ऑक्सीजन को, मतलब 1 लीटर एसिटिलीन गैस को जलने के लिए, यहाँ से फ्लेम से बाहर जलने के लिए ऑक्सीजन की 2.5 मात्रा, ठीक है, ऑक्सीजन की 2.5 मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इस फ्लेम में जो गैस जलता है ना, मतलब एसिटिलीन गैस को अगर हम लोग यहाँ से जलाते हैं, फ्लेम से बाहर निकालते हैं, सेट करते हैं फ्लेम को, तो एसिटिलीन गैस को कंप्लीट जलने के लिए, है ना, एसिटिलीन गैस को कंप्लीट जलने के लिए उसको 2.5 गुना उससे ज़्यादा चाहिए, है ना। मतलब 1 यहाँ पे खोल दिए तो उससे इसका जो रेशियो है, हम लोग 1 अनुपात खोलें लेकिन इसका रेशियो क्या हो जाता है, 2.5 अनुपात हो जाएगा, है ना। मतलब इससे 2.5 गुना ज़्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए उसको जलने के लिए, ठीक है। तो पहला हम लोग 1 अनुपात वहाँ पे से खोल के दे देंगे, दूसरा ये 1.5 अनुपात जो 1.5 होता है वो बाहर से ले लेता है, ठीक है। मतलब बाहर का जो ऑक्सीजन होता है, बाहर का जो ऑक्सीजन होता है उससे वो जल कर कंप्लीट होता है, ठीक है। एसिटिलीन यहाँ पे 1:1 है ना, एसिटिलीन यहाँ पे 1:1 रहेगा, 1:1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2.5 लीटर, है ना, इसको लीटर में रखते हैं हम लोग। 1 लीटर ऑक्सीजन को जलने के लिए 2.5 लीटर 1 लीटर एसिटिलीन गैस को जलने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, हाँ, एक न्यूट्रल ज्वाला, मतलब न्यूट्रल फ्लेम उत्पन्न करने के लिए ब्लो पाइप से एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की समान मात्राएं प्रदत्त की जाती है, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि न्यूट्रल फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है और कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का बात कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम में ही सब टाइप का हम लोग देख सकते हैं, उसमें टेम्परेचर जो किसी भी टाइप का केमिकल मतलब उसमें किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल फ्लेम का ही तुलना सबके साथ किया जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल फ्लेम को जलाने के लिए, है ना, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की समान मात्राएं चाहिए उसको। एसिटिलीन गैस को जलाने, मतलब न्यूट्रल फ्लेम बनाने के लिए ऑक्सीजन, मतलब एसिटिलीन का 1 मात्रा और ऑक्सीजन का भी 1 मात्रा जला करके हम लोग क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राइमरी कंबशन करते हैं, जिसको प्राथमिक दहन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये हम लोग 1 मात्रा एसिटिलीन का खोलें और 1 मात्रा ऑक्सीजन का खोलें, ठीक है, तो वो हमारा हो गया क्या, प्राइमरी कंबशन हो गया। मतलब वो हम लोग खुद से जलाए, खुद से ऑक्सीजन और एसिटिलीन दे के जलाए उसको, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे कि इसलिए एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए, है ना, लेकिन एसिटिलीन गैस का जो कंप्लीट कंबशन होता है वो कैसे होता है, अभी हम लोग देख रहे थे पिछले कि वहाँ पे एक लीटर एसिटिलीन को जलने के लिए, है ना, 1 लीटर एसिटिलीन को जलने के लिए 2.5 लीटर, है ना, 2.5 लीटर ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग, तो ये चीज़ लिखा हुआ है इसलिए एसिटिलीन के पूर्ण दहन, मतलब कंप्लीट जलने के लिए, है ना, एसिटिलीन गैस को कंप्लीट जलने के लिए 1.5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पे हम लोग बराबर मात्रा में उसको दे दिए, 1 दे दिए और 1 दे दिए, ठीक है, तो बराबर हो गया। लेकिन एसिटिलीन को जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2.5 चाहिए, तो इसको 1 मिला है तो 1.5 कहाँ से लेगा, 1.5 ऑक्सीजन आवश्यकता होती है ना। कहाँ से लेगा अभी उसको हम लोग देखते हैं।
फ्लेम ऑक्सीजन का आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन की 1.5 लीटर मात्रा अधिक लेती है ना। मतलब ये जो फ्लेम अभी जो बना है यहाँ पे, ये जो हम लोग नॉर्मल अभी हम लोग एक वॉल्यूम में उसको खोल रहे हैं एसिटिलीन को, एक वॉल्यूम में ऑक्सीजन को, ठीक है, हम लोग जलाने के लिए खुद से, लेकिन उसको कंप्लीट कम्बेशन, कंप्लीट जलने के लिए उसको 2.5 लीटर आवश्यकता होता है। एक लीटर एसिटिलीन को जलने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, ठीक है। तो एक एक अमाउंट में हम लोग खोल के रख दिए, लेकिन 1.5 लीटर का अमाउंट जो ऑक्सीजन को मिल रहा है उसको कहाँ से मिलेगा, बाहर का जो ऑक्सीजन है ना, बाहर में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इसको कंप्लीट होगा। ये इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग आउटर एनवेलप, है ना, मतलब बाहरी जोन, बाहरी आवरण, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम लोग बाहरी आवरण या तो आउटर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कम्बशन, है ना, द्वितीय दहन। मतलब पहला दहन हम लोग कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे करेंगे, है ना। पहला जो हम लोग स्पार्क लाइटर के द्वारा जलाते हैं 1 लीटर दे करके, ठीक है, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन खोल के, एक वॉल्यूम एसिटिलीन खोल के जब हम लोग जलाते हैं तो वो मतलब पहला कम्बशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बाहर का ऑक्सीजन जो लास्ट में जो ले करके जलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कम्बशन। मतलब एसिटिलीन गैस 2 बार, जो फ्लेम है वो 2 बार जलता है, ठीक है। जो एक बार हम लोग जलाते हैं खुद से, है ना, जो फ्लेम यहाँ पे इस आसपास में जो जलता है, और उसके बाद जो बाहर का जो आउटर एनवेलप में जो बाहर का जो लेके जलता है 1.5 गुना वहाँ से लेके जलता है, 1.5 लीटर वहाँ से जलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कम्बशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं, है ना। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया, ठीक है, रासायनिक केमिकल। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, है ना। केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि एसिटिलीन की एक मात्रा, ठीक है, ऑक्सीजन की 2.5 मात्राओं से मिलकर, ये क्लियर हो गया कि एसिटिलीन को एक मात्रा जलने के लिए ऑक्सीजन का 2.5 मात्रा चाहिए, ठीक है, तथा जलकर कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मात्राएं तथा जल वाष्प तथा ताप की मात्रा बनती है, ठीक है। जब रासायनिक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, मतलब फ्लेम को जलता कैसे। 1 लीटर हम लोग एसिटिलीन की एक मात्रा हम लोग दिए तो ऑक्सीजन का वहाँ पे क्या हो गया, 2.5 मात्रा से जल गया, ठीक है, मतलब कंप्लीट जल गया। अभी हम लोग कंप्लीट कम्बशन यहाँ पे कर दिया, 1.5 लीटर बाहर से उसको मिल गया तो फ्लेम पूरा बन गया, ठीक है, फ्लेम पूरा जल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है ये जलकर, ठीक है, मतलब जो फ्लेम जलता है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मात्राएं तथा जल वाष्प तथा ताप, है ना, जल वाष्प वाटर वेपर बन जाता है जल करके, ताप बन जाता है, हीट बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग जलाते हैं तो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मतलब CO2 बन जाता है ना, जल वाष्प बन जाता है और हीट बन जाता है कि मात्रा, एक मात्रा बन जाती है, ठीक है। ये जो फ्लेम जो पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हम लोग को वहाँ पे हीट मिल पाता है, ठीक है। जो हम लोग हीट करते हैं, है ना, तो हीट कैसे मिलता है, जब वो गैस जलता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जब वो जलवाष्प बन जाता है, फिर वो जब टेम्परेचर बन जाता है, ताप बन जाता है, हीट बन जाता है, तब वहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो कितना जनरेट होता है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो पाता है, ठीक है। दहन के चरण, है ना, दहन के चरण अभी हम लोग देखने वाले हैं। स्टेज ऑफ कम्बसन, मतलब जो ऑक्सी एसिटिलीन न्यूट्रल ज्वाला में दहन के 2 चरण होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर केमिकल इफ़ेक्ट हो या तो केमिकल रिएक्शन हो या तो केमिकल का जो भी फंडा हो वो हमेशा न्यूट्रल फ्लेम से लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल में दोनों गैस समान रखा जाता है ना, तो वहीं से डाटा सब कुछ मिल पाता है। एक होता है प्राइमरी दहन, एक होता है द्वितीय दहन, ठीक है। जैसे भी हम लोग देखें प्राइमरी दहन मतलब हम लोग जहाँ पे 1 लीटर ऑक्सीजन 1 लीटर एसिटिलीन देते हैं उसको प्राइमरी दहन बोलते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी दहन कहाँ पे होता है, द्वितीय दहन, जहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन का 1.5 अमाउंट बाहर से ले लेता है, ठीक है, मतलब ये बाहर का जो ऑक्सीजन है यहाँ से ये 1.5 अमाउंट ऑक्सीजन ले लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरी कम्बसन, है ना, दूसरा आवरण। दूसरा मतलब बाहर का जो आउटर आवरण होता है वहाँ पे वो क्या करता है, 1.5 गुना बाहर का ऑक्सीजन लेके जलता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग दूसरा बार वो जलता है बाहर का ऑक्सीजन लेके, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे, है ना, ये जो न्यूट्रल फ्लेम दिखाया गया है, तो इसका जो इनर कोन का जो यहाँ पे जस्ट आगे का जो टेम्परेचर होता है इस जगह पे, तो इसका टेम्परेचर 3100 से 3200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है ना, 3200 डिग्री सेल्सियस तक। फिर इसका जो बाहर का जो क्षेत्र होता है ये वाला क्षेत्र का टेम्परेचर कितना,
75 या तो 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक इसका बाहर का यहाँ का टेम्परेचर, जो सेकेंड कंबसन जनता है वहाँ से इसका टेम्परेचर मिल पाता है, ठीक है, बाहर का। प्राइमरी दहन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यह दहन मसाल, मतलब मसाल कहने का मतलब टॉर्च, है ना। ये रहा टॉर्च, ये जो टॉर्च का नोजल है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए टॉर्च है ना, टॉर्च का नोजल है कि टिप, नोजल टिप के ठीक ऊपर भीतरी शंकु में होता है ना। मतलब जो कहने का मतलब जो प्राइमरी कंबसन होता है, जो प्राथमिक दहन होता है वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे नोजल का जो टिप है, ये जो नोजल है इसका जो टिप मतलब सबसे लास्ट भाग है ना, नोजल का एकदम सबसे लास्ट भाग, तो यहाँ पे जो टिप का जो ऊपर भीतरी शंकु होता है ना, यहाँ पे जो होता है इनर कोन, है ना, ये रहा इनर कोन, ठीक है, ये रहा आपका नोजल, ये रहा गैस वेल्डिंग का नोजल, ये रहा इनर कोन, ठीक है। जस्ट भीतरी शंकु के में होता है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो जल रहा है इस जगह पे, है ना, एक बार में जो हम लोग यहाँ पे इस जगह में जो गैस जल रहा है इसी को क्या बोल रहा है, वो प्राइमरी कंबसन बोल रहा है ना। मतलब यहाँ पे इनर कोन के जस्ट सामने वाला, मतलब ये वाला एरिया में जो फ्लेम जल रहा है ना, इसी को बोल रहा है वो प्राइमरी कंबसन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस जगह में क्या होता है, अपघटन होता है ना, अपघटन होता है, एसिटिलीन जो C2H2 होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है। इस जगह में जब वो जलता है तो एसिटिलीन जो गैस होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जब हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन भी देते हैं साथ में, तो मिलकर वो टूट जाता है, ठीक है। टूटता कैसे देखते हैं हम लोग कि एसिटिलीन जो C2H2 है वो टूट जाता है 2CH2 प्लस हीट, है ना, मतलब ये टूट करके क्या बन जाता है, हीट बन जाता है ना। कार्बन में अलग भाग में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग भाग में टूट जाता है, और दोनों टूट के जब क्या बनता है, हीट बन जाता है ना। मतलब ये जो टूट करके क्या बन जाता है, कार्बन में टूट जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट जाता है, ठीक है। ये रहा टूटने का उसका फॉर्मूला, रिएक्शन, है ना, ये उसका रिएक्शन हो गया टूटने का। ऑक्सीकरण, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीकरण फिर होता है। कैसे होता है ऑक्सीकरण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। फिर यह कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना। मतलब ये जो है, ये जो जब टूट जाता है तो कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। ये जो पहले से जो था, है ना, जो टूटा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बन जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और हीट बन जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको बोलते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, और हाइड्रोजन जिसको H2 उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे जो इस जगह पे जो हीट जनरेट हो रहा है, हीट जो मिल पा रहा है, तो प्राइमरी कंबसन में क्या होता है कि मोनोऑक्साइड बन जाता है टूट करके आपस में, C2H2 जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वो क्या हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदल जाता है ना। एसिटिलीन गैस का जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है, ठीक है। C कहने का मतलब कार्बन, है ना, और H कहने का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है एसिटिलीन गैस, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तब ये फंडा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो C मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है एसिटिलीन गैस। तो जब इसको ऑक्सीजन का जब कांटेक्ट में आता है तो ये टूट जाता है ना। जैसे यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिलता है, जब वो जलना स्टार्ट होता है तो टूट जाता है, ठीक है। टूट करके उसके बाद हीट बन जाता है वो, फिर वो ऑक्सीजन के साथ, फिर जो ऑक्सीजन के साथ वो जो हम लोग देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वहाँ से, तो फिर जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो क्या बन जाता है, फिर वो रिएक्शन करता है, जो लास्ट में उसको क्या अमाउंट में क्या बन जाता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है, और ऊष्मा उत्पन्न वहाँ से करता है ना। इनमें ऑक्साइड को कम करने की क्षमता, ठीक है, मतलब ये इस जगह से, ये जो 2 से 4 mm जो आगे वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ सबसे हॉटेस्ट पॉइंट बोला जाता है, जहाँ सबसे गर्म बिंदु होता है, उस जगह से अगर हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो क्षमता जो है वहाँ पे ऑक्साइड कम करता है, ठीक है। ऑक्साइड कहने का मतलब उसके ऊपर किसी भी टाइप का जब वेल्डिंग हो जाएगा तो उसके ऊपर किसी भी टाइप का ऑक्साइड नहीं लगेगा, मतलब जंग नहीं लगेगा, है ना, जंग नहीं लगेगा, उसके ऊपर किसी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वेल्डिंग
क्षेत्र में ऑक्साइड नहीं बनती है ना, मतलब जब वेल्डिंग करेंगे तो उस जगह पे ऑक्साइड नहीं बनता है, उस जगह से ऑक्सीजन से उसको लड़ने का क्षमता नहीं मिल पाता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से बाहर का जो ऑक्सीजन है उससे लड़ने का उसको क्षमता मिलता है, उस जगह को कवर कर देता है। ठीक है, इसलिए ये फ्लेम का, न्यूट्रल फ्लेम का ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो यहाँ पे जो गैस जो बन जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये क्या करते हैं, उस जगह को कवर करने का काम करते हैं, सील्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, जिस जगह पे वेल्डिंग होता है, इसलिए न्यूट्रल फ्लेम ज़्यादा यूज होता है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम या तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया, वो वेल्डिंग में यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लेम देखेंगे उस टाइप जगह पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यह प्रक्रिया वेल्डिंग के लिए एक तटस्थ, न्यूट्रल या अपचायक, जिसको रिड्यूसिंग वातावरण तैयार करता है ना, जो धातु के ऑक्सीकरण, जंग या कमजोरी से बचाता है। ठीक है, वही चीज़ भी बोल रहा है कि ये जो जब जब हम लोग जलाते हैं इसको, तो जो लास्ट जो बाय प्रोडक्ट उसका जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, है ना, ये जो क्षेत्र कहाँ पे, इस क्षेत्र में बन जाते हैं ना। ये जो प्राइमरी कंबशन का जो क्षेत्र है 2CO प्लस H2, है ना, प्लस यहाँ पे हीट है। ठीक है, ये एरिया में जो ये इस टाइप का जो दिख रहा है, ये एरिया जो प्राइम जस्ट इनर कोन के आगे का जो क्षेत्र होता है ये वाला, तो यहाँ पे इस जगह में 2 से 4 mm का जो जगह होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इस जगह में अगर जॉब को उतना डिस्टेंस हम लोग लग के वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये क्या पाएंगे, उस जगह पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाएंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब उस जगह से जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे, उतना डिस्टेंस मेंटेन करके, जब हम लोग इनर कोन का उतना डिस्टेंस मेंटेन करके न्यूट्रल फ्लेम से जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे जंग या कमजोरी से बचाता है। ठीक है, ये प्रोसेस, ये न्यूट्रल फ्लेम जो होता है, ये जंग या कमजोरी से बचाता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन इसके बारे में जानना जरूरी था। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग ऑक्सीजन का अलग ज़्यादा मात्रा में यूज करते तो ऑक्साइड बनाता है ना, और एसिडिन का ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो वो ज़्यादा कार्बन कर देता है, ब्रिटल बनाता है ना। तो न्यूट्रल फ्लेम जो होता है वो ज़्यादातर वेल्डिंग में यूज होता है, अलग अलग मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो गैस है ना, एसिटिलीन जो गैस है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके टूटता है। ठीक है, फिर टूटने के बाद क्या होता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके, है ना, टूटने के बाद फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना। प्राथमिक दहन में टूटता है वो। सेकेंडरी में क्या होता है कि वो फिर से वो, मतलब प्राइमरी दहन में जब मिल के यहाँ पे जब जैसे गैस वो बाहर निकलता है, जैसे वो हीट के कांटेक्ट में आता है ना, जैसे वो जलता है वैसे वो 2 भाग में टूट जाता है, मतलब अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, कार्बन में और हाइड्रोजन में। फिर वो जब वो मिल के जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट में जब वो आते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये कार्बन अलग अलग भाग में टूट गया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन 2 अलग अलग भाग में जो यहाँ पे टूटा हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन, ये फिर ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या होता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, हीट देता है। वो कौन सा क्षेत्र में होता है, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, इनर कोन के जस्ट 4 mm, 2 से 4 mm आगे वाला क्षेत्र में, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग जोन कहते हैं, है ना, रिड्यूसिंग जोन बोलते हैं, या तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसको, उस फ्लेम को बोला जाता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कंबशन। ठीक है, सेकेंडरी कंबशन, एक बार हम लोग उसको जला लिए, और दूसरा में होता क्या है कि यह ज्वाला, यह फ्लेम के बाहरी आवरण, आउटर आउटर इन्वेलप इसको बोल सकते हैं ना, आउटर इन्वेलप, आउटर इन्वेलप, ठीक है, में घटित होता है, जहाँ ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे इस जगह में प्राइमरी कंबशन देख रहे थे, है ना। ये जो एरिया है, इस जगह में हम लोग को प्राइमरी कंबशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सेकेंडरी कंबशन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यह ज्वाला, ये जो फ्लेम है ना, ये इतना बड़ा जो फ्लेम बन रहा है का बाहरी में घटित होता है। मतलब बाहरी आवरण कहने का मतलब ये जो इसका बाहर का जो क्षेत्र है, ये बाहर का, ठीक है, ये इसका बाहर का क्षेत्र है, ये इसका अंदर इनर का क्षेत्र है। ठीक है, ये इसका इनर का क्षेत्र है, ये इसका बाहर का क्षेत्र है। ये चीज़ याद रखिए, है ना, ये इसका बाहर का जोन है। ठीक है,
ये इसका अंदर का क्षेत्र है, इसको इनर जोन, जिसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग जोन के नाम से देख रहे थे, है ना। रिड्यूसिंग क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। प्राइमरी कंबशन इसको हम लोग बोल रहे थे, प्राइमरी पहला यहाँ पे जलता है, ठीक है। और इससे आगे मतलब बाहर का, ये हो गया बाहर का जो लेयर है, ठीक है, में घटित होता है ना, जो दूसरी कंबशन होता है, मतलब बाहर का जो ऑक्सीजन ले करके जलता है, उसको हम लोग सेकेंड कंबशन बोलते हैं, ठीक है। इस चरण में भीतरी भाग प्राइमरी कंबशन से बचे हुए अधूरे दहन, मतलब यहाँ से जो गैस नहीं जल पाते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंबशन से जो गैस नहीं जल पाते हैं वो यहाँ पे जलते हैं। कहाँ पे जलते हैं? सेकेंडरी कंबशन, मतलब बाहर का जो ऑक्सीजन इस जगह पे जो मिल रहा है वहाँ पे जलते हैं। मतलब अंदर से जो हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं वहाँ पे प्राइमरी कंबशन हो गया, ठीक है। दूसरी कंबशन कहाँ हो सकता है? जो बाहर से जो उसका ऑक्सीजन मिल रहा है वहाँ पे होता है, ठीक है। जो बचे हुए उत्पाद होते हैं, ठीक है, बचे हुए उत्पाद जैसे क्या क्या बचा हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड बचा हुआ था और हाइड्रोजन बचा हुआ था, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बचा हुआ था, जो जब हम लोग प्राइमरी कंबशन कर रहे थे तो उसका जो प्रोडक्ट जो निकल रहा था, बाय प्रोडक्ट जो बच रहा था, जो सब हम लोग रिड्यूसिंग जोन जिसको बोल रहे थे, तो हवा की ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर पूरी तरह से जलते हैं ना। मतलब ये जो बचा हुआ जो था फ्लेम, जो प्राइमरी कंबशन में यहाँ पे जो बचा हुआ जो था इस जगह पे, ठीक है, इस जगह में जल करके हम लोग को क्या मिला था प्राइमरी कंबशन में? है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और यहाँ पे हीट मिला था हम लोग को, ठीक है। तो ये जो पूरा नहीं जल पाया था इस जगह में, बाय प्रोडक्ट जो बन के हुआ था तैयार, ये पूरा नहीं जल पाया था, तो ये कहाँ पे जलता है ना, हाइड्रोजन है, यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कहाँ पे जलेगा? वो इस जगह में जलेगा, ठीक है। ये जो बाहर का जो क्षेत्र दिख रहा है, तो बाहर का जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो इसको मिल रहा है वो यहाँ पे जलेगा ये, ठीक है, बाहर में जलेगा, वही चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है। पूरी तरह से जल जाता है, ठीक है, पूरी तरह से जल जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग 1:1 में इसको जला रहे थे, ठीक है, 1:1 में। अब यहाँ पे इसको 1 और 1:1 में तो जल ही रहा है, ये पूरा यहाँ तक जल रहा है, लेकिन ये 1 और 0.5 बाहर से ले लिया, ठीक है। मतलब 1:1 तो ये था, प्लस इसमें हम लोग कर देंगे क्या 1:1.5, मतलब बाहर से ऑक्सीजन 1 लीटर एसिटिलीन को जलने के लिए इसको 2.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये 1.5 कहाँ से ले लिया? ये बाहर से ले लिया, ठीक है। 1 बाहर ऑक्सीजन का जो है बाहर हवा जो है उससे वो ले लिया, बाकी हम लोग 1:1 यहाँ से हम लोग इसको दिए थे, ठीक है। 2CO2 ये जल करके क्या हो जाता है? ये जो रिएक्शन होता है वो कैसे हो जाता है? 2CO2 प्लस हीट कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। मतलब ये जो बाय प्रोडक्ट हम लोग का जो रहता है ना, जो रिएक्शन होता है वो कन्वर्ट होकर के किस में बदल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना, ठीक है, बदलना। 2H2O2 हो जाता है 2H2O, हीट हाइड्रोजन का जलवाष्प में बदलता है, ठीक है। मतलब ये इसका केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल जो होता है कि जब मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में फिर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये जब जलवाष्प के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ना, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तब ये जलवाष्प में वाटर वेपर में बन जाता है, ठीक है। वायु में दहन, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे जो दहन हो रहा है इस जगह एयर में जो दहन हो रहा है, ठीक है, वायु में दहन उसी को बोल रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 मात्रा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 मात्राएं तथा हाइड्रोजन की 1 मात्रा प्राथमिक दहन उत्पाद का आसपास के ऑक्सीजन का 1.5 लीटर मात्रा के साथ मिल जाती है ना। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मात्रा जो वहाँ पे बचा हुआ था, जो प्राइमरी कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो 2 बचा हुआ था, ठीक है, मात्रा जो प्राइमरी में बचा हुआ था ऑक्सीजन का 1.5, ठीक है, की मात्रा के साथ मिल जाती है। मतलब इसके साथ जो मोनोऑक्साइड जो बचा हुआ है ऑक्सीजन का जो 1.5 जो बाहर का जो ये जो एटमॉस्फेयर से उसको जो बाहर 1.5 मिल रहा है, मतलब हवा जो बाहर से 1.5 कहने का मतलब कि उसको एक
लीटर ऑक्सीजन एसिटिलीन को जलने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो 1 लीटर को हम लोग जलाने के लिए 1 लीटर हम लोग गैस फ्लेम को ओपन करके देते हैं, ठीक है। बाकी 1.5 लीटर वो बाहर से लेता है। तो वही इसको बाहर जो 1.5 मात्रा जो 1.5 मिला किसको, जो यहाँ पे जो बचा हुआ है, कौन कौन सा बचा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मिलकर जलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मात्राएं तथा जलवाष्प की 1 मात्राएं बन जाती है, ठीक है। जब ये जलता है पूरा कंप्लीट, यहाँ पे जब बाहर में जल जाता है तो क्या बन जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मात्रा बन जाता है और जलवाष्प की 1 मात्रा बन जाता है, ठीक है, मतलब वाटर वेपर बन जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन का जलवाष्प बन जाता है ना। ये था इसका केमिकल रिएक्शन, है ना। मतलब जब हम लोग फ्लेम को जलाते हैं, जो एसिटिलीन गैस होता है वो 2 भाग में टूट जाता है, मतलब आपस में टूट जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में। फिर उसको ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो क्या बन जाता है, रिएक्शन करता है। फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड में मतलब अलग अलग प्रोसेस में उसका यहाँ पे चेंज हो जाता है। इस जगह पे प्राइमरी कंबशन होता है, इस जगह पे सेकेंडरी कंबशन होता है ना। प्राइमरी कंबशन में वो टूटता है, फिर वो टूट करके फिर जलता है, फिर वो जो बचा हुआ रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वो यहाँ पे आकर के वो बाहर का जो ऑक्सीजन है वहाँ पे वो जलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंबशन, ये वाला क्षेत्र को, है ना, जहाँ पे 1:1 रेशियो में जलता है। और यहाँ पे जो 1:, जो बाहर से जो मिलता है 1.5, 1:2.5, ये इसको बोलते हैं बाहरी आवरण, ठीक है, एक फ्लेम का बाहरी आवरण। प्राथमिक दहन के उत्पाद रिड्यूसिंग जोन में जलते हैं, है ना। प्राइमरी का जो उत्पाद जो बचा हुआ रहता है, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो हाइड्रोजन था, वो इस जगह में जलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, इस जगह में जलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग जोन। यहाँ पे जब जलना स्टार्ट हो जाते हैं, इनर कोन के आसपास का क्षेत्र उसकी नोक के रिड्यूसिंग जोन कहलाता है ना। मतलब ये जो इनर कोन है, इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग रिड्यूसिंग जोन बोलते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग जोन पिघली धातु को वायुमंडल प्रभाव से बचाता है, जैसे भी हम लोग बोल रहे थे, है ना। ये जो जोन है वो बाहर का जो वायुमंडल इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन हो गया या तो ऑक्सीजन हो गया, उससे बचाता है ये वाला क्षेत्र। तभी इसको ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन में यूज करते हैं ना, क्योंकि यह द्वितीय दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है ना। फिर ये कंप्लीट जलने के लिए, एसिटिल गैस को पूरा जलने के लिए बाहर से द्वितीय दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मतलब कंप्लीट जलने के लिए बाहर में इसको ऑक्सीजन मिलता है, तब वो यहाँ पे कंप्लीट जल पाता है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी कंबशन, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया बाहर से जो इसको मिल रहा है उसको सेकेंडरी कंबशन, है ना। एसिटिलीन के दहन के लिए 1 भाग ईंधन के लिए 1.2 भाग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एलपीजी के दहन के लिए 1 भाग ईंधन के लिए 0.5 भाग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। कहने का मतलब कि जब हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को आपस में मिल के जलाते हैं, मिला के जलाते हैं, जिसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोला जाता है, तो वहाँ पे एसिटिलीन को कंप्लीट जलने के लिए उसको 2.5 भाग उसको उससे ज़्यादा चाहिए, है ना। 1.5 उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एसिटिलीन से ज़्यादा चाहिए, तब वो मिलके पूरा कंप्लीट जलेगा। मतलब बाहर से भी जल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे प्राइमरी कंबशन में भी जल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एलपीजी गैस होता है, एलपीजी हम लोग जिसको यूज करते हैं, कटिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसको जलने के लिए मात्र 1 भाग, जब ईंधन को जलने के लिए 1 भाग एलपीजी को जलने के लिए 0.5 भाग, मतलब 0.5 भाग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसिटिलीन को जलने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए, वो एलपीजी को जलने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए, लेकिन एसिटिलीन को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। एसिटिलीन को हवा के साथ जलाने से उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक लॉ को एयर एसिटिलीन लॉ कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट में हम लोग जब इसको जलाते हैं, मतलब जैसे हम लोग एसिटिलीन गैस ओपन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जब पूरा प्लांट सेटअप कर देते हैं, ऑक्सीजन फ्लेम का जो गैस वेल्डिंग का जो सेटअप होता है, जैसे रेगुलेटर के द्वारा हम लोग गैस सेट करते हैं ना, सिलेंडर को ओपन करते हैं, फिर नॉब को ओपन करते हैं, फिर वहाँ से गैस जलाते हैं, स्पार्क गटर से जैसे हम लोग जलाते हैं, तो ये जो फ्लेम बन जाता है, ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन खोले हुए बाहर का जो ऑक्सीजन से मिलके ये जल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं ना। एयर मतलब बाहर में जो उसका एयर जो मिल रहा है, बाहर से जो एयर मिल रहा है यहाँ से, है ना, और ये एसिटिलीन गैस खोल के हम लोग जो जला रहे हैं उसको हम लोग एयर एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। मतलब इसमें हम लोग अंदर से भी हम लोग ऑक्सीजन नहीं खोले हैं,
ठीक है। अंदर से जब हम लोग ऑक्सीजन खोल देंगे तो यहाँ पे फिर वो प्राइमरी कम्बशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे जो जो बना देंगे क्या, वहाँ पे रिड्यूसिंग जोन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग बिना ऑक्सीजन के द्वारा जो बाहर का जो ऑक्सीजन से जलता है, ठीक है, बाहर का जो ऑक्सीजन की सहायता से जो फ्लेम जलता है उसको एयर एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। रेगुलेटर की सहायता से ऑक्सीजन और एसिटिलीन दबाव को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। रेगुलेटर, ये जो सिलेंडर के ऊपर में, सिलेंडर के पास में जो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है उसके द्वारा से हम लोग सिलेंडर के अंदर जो गैस का प्रेशर है ना, उसको हम लोग कंट्रोल करके, ठीक है। इसमें 2 गेज लगा हुआ रहता है, ये हो गया एक गेज, ये हो गया, ये सिलेंडर के अंदर का प्रेशर दिखाता है, ठीक है। ये सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है और ये हम लोग कितना काम में ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वर्किंग प्रेशर दिखाता है दूसरा नंबर, ठीक है। ये जो वर्किंग प्रेशर दिखाता है मतलब कितना अमाउंट में हम लोग यहाँ से गैस बाहर ले रहे हैं होस पाइप में, उसमें उसको दिखाता है। ब्लो पाइप वाल्वों की सहायता से ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रवाह को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो ब्लो पाइप दिख रहा है जिसको टॉर्च हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे जो नॉब लगा हुआ है, ठीक है, और जो रेगुलेटर में जो नॉब लगा हुआ है, ठीक है, रेगुलेटर का जो नॉब का जो काम है वो सिलेंडर का जो प्रेशर है, रेगुलेटर का जो काम है, तो यहाँ से जो हम लोग सिलेंडर को ओपन करते हैं, सिलेंडर का जो प्रेशर है वो रेगुलेटर कम करता है ना, सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है और उसको कम करके बाहर करता है। लेकिन जितना अमाउंट में जो यहाँ से जो बाहर आ रहा है उसी को हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम लोग जिस टाइप का वहाँ पे वेल्डिंग करना है, जैसे न्यूट्रल फ्लेम बनाना हो या तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाना हो या तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग टॉर्च का जो नॉब की सहायता से हम लोग अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग रेशियो में गैस को यहाँ से बाहर निकाल करके इस जगह पे फ्लेम बना करके वेल्डिंग या कटिंग या तो करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर ये वेल्डिंग टॉर्च है तो ये सिर्फ वेल्डिंग होगा, यहाँ पे अगर सिर्फ वेल्डिंग की जगह में कटिंग टॉर्च लगा दिया जाएगा तो कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम फीचर सब सेम होता है, बस ये वेल्डिंग के जगह में वहाँ पे कटिंग टॉर्च लगा दिया जाता है, बाकी सेटअप पूरा वही रहेगा, ठीक है। देखिए ये पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा प्राइमरी कम्बशन और सेकेंडरी कम्बशन के बारे में, ठीक है। ये मान के चलिए एक नोजल है ना, ये जो है एक नोजल है, ये एक नोजल है, नोजल का ये टिप है, ये सबसे लास्ट है, ये इसका इनर कोन है, यू शेप में दिख रहा है, ये इसका इनर कोन है। ये पूरा इतना बड़ा ये पूरा फ्लेम है ना, इतना बड़ा पूरा ये क्या है, फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पे वर्कपीस रखा हुआ है, ये जॉब है, इसको वेल्डिंग हो रहा है मान के चलिए, ये जॉब है, वर्कपीस रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखना क्या है कि ये जो नोजल है, ये जो इनर कोन है और ये जो वर्कपीस रखा हुआ है, जो पूरा फ्लेम जो बनाया दिखा गया है, उसमें क्या है कि टेम्परेचर पहले हम लोग अगर देखेंगे, टेम्परेचर है ना, इसमें अगर हम लोग पहले टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर जो होता है मतलब यहाँ से कहाँ से, इसका जो टॉर्च का जो टिप है, ये वाला भाग टॉर्च का जो टिप है, और जो यहाँ पे जो इनर कोन का जस्ट 2 से 4 mm आगे है ना, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से जो इसका जो टेम्परेचर जो डिस्टेंस है इस जगह से इस जगह से, उसमें 3200 डिग्री सेल्सियस प्लस इसको टेम्परेचर मिल पाता है, ठीक है। मतलब इनर कोन टॉर्च का जो टिप है से वहाँ से जो इनर कोन का जो डिस्टेंस है, ये जो है इनर कोन का डिस्टेंस है ना, ये इनर कोन का दूरी है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ से जो इसका डिस्टेंस बनता है ये ज़्यादा हो जाता है ना, ये तो 6 से 10 mm हो जाएगा है ना, 6 से 10 mm। लेकिन इनर कोन का जो यहाँ पे जो इनर कोन जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच का जो 2 से 4 mm जो डिस्टेंस रहता है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इसको हम लोग रिड्यूसिंग जोन बोलते हैं ना, ये वाला क्षेत्र को हम लोग रिड्यूसिंग जोन जो बोलते हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कितना होता है 3200 डिग्री सेल्सियस जनरेट होता है टेम्परेचर इस जगह से, ठीक है। इसीलिए इस जगह पे हम लोग वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं इस जगह से, है ना। दूसरा क्या दिखाया गया कि प्राइमरी जोन है ना, मतलब ये जो है इसका जो प्राइमरी जोन यहाँ तक इसका आसपास होता है, ठीक है,
ये जो क्षेत्र होता है प्राइमरी जोन का यहाँ तक होता है, मतलब यहाँ तक जो गैस है वो क्या होता है, प्राइमरी कंबशन में जलते हैं, है ना। मतलब ये यहाँ से जो हम लोग जला रहे हैं वो प्राइमरी कंबशन में गैस यहाँ तक जलते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र होता है ये ये रिड्यूसिंग जोन होता है, जिसके आसपास में हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। नोजल को उनके जस्ट 2 से 4 mm जो आगे होता है उसी को हम लोग रिड्यूसिंग जोन करते हैं, उस जोन में हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो उसके बाद क्या दिखाया गया कि सेकेंडरी जोन, है ना, जिसको हम लोग वाटर इन्वेलप करते हैं, जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो इसका जो सेकेंडरी जोन है, जो बाहर के ऑक्सीजन से मिलके जलते हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं, है ना। बाहर का जो ऑक्सीजन से मिलके जलते हैं इसको हम लोग सेकेंडरी कंबशन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ से जो इधर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, यहाँ से जो इधर का जो टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी कंबशन के बाद का जो टेम्परेचर यहाँ से जो इधर जो बनता है, इसका फ्लेम का जो इधर आधा भाग का इधर का जो टेम्परेचर बनता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इधर अगर हम लोग जितना इनर कोन के जितना पास में हम लोग आएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इसका यहाँ पे बनता है, कितना, जैसे 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब ऑक्सी एसिड का हम लोग बात करेंगे तो 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3300 डिग्री सेल्सियस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टोटल टेम्परेचर होता है ना। मतलब अलग अलग टाइप सभी फ्लेम को मिला करके एक बनाया जाता है डाटा, तो वो चीज़ है। इसमें न्यूट्रल फ्लेम का भी डाटा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का भी डाटा इसमें मिल जाएगा और कार्बोराइजिंग फ्लेम का भी डाटा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों गैस का कॉम्बिनेशन का मिलाकर अगर डाटा पूछे तो 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिला करके जब टेम्परेचर बनता है तो वो 2800 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 2800 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, किसका, ऑक्सीजन O2 प्लस हाइड्रोजन, है ना, H2, ये दोनों मिला करके जब जलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जिसको हम लोग बोलते हैं, उस जगह पे टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस मिल पाता है, ठीक है, 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लेसन था, आज का जो लेसन था वो बेसिकली इतना था कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। मतलब फ्लेम में आपस में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है जब हम लोग उसको जलाते हैं, एसिटिलीन गैस को जैसे हम लोग ओपन करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या होता है जब जैसे वो जलना स्टार्ट हो जाता है, एसिटिलीन गैस जैसे जलना स्टार्ट हो जाता है तो एसिटिलीन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है। तो दोनों आपस में टूट जाते हैं। फिर वो जब ऑक्सीजन हम लोग जब देते हैं, अंदर से ऑक्सीजन जब हम लोग सप्लाई करते हैं उसको, ऑक्सीजन की मात्रा जब देते हैं, है ना, तब वो प्राइमरी कंबशन होता है। प्राइमरी कंबशन में क्या होता है कि दोनों आपस में जब जलते हैं तो वहाँ पे रिड्यूसिंग जोन बन जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग जोन में क्या हो सकता है कि उस जगह में जंग नहीं लगेगा, किसी भी टाइप का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो उस जगह से हम लेकर यूज करके हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जो उसका बाय प्रोडक्ट जो बन जाता है वहाँ पे, जब प्राइमरी कंबशन में जब गैस जलता है तो वो बाय प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाते हैं, वो बाहरी आवरण, ठीक है, मतलब बाहर का जो ऑक्सीजन है उससे मिलकर जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है, वहाँ पे बाहर का अमाउंट से 1.5 लीटर ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है एसिटिलीन गैस। 1 लीटर हम लोग 1 के अनुपात 1 में मिलकर जलाते हैं, है ना, न्यूट्रल फ्लेम में, और बाहर 1.5 बाहर से ले लेता है, ठीक है। तो वो टोटल 1 लीटर ऑक्सीजन, मतलब एसिटिलीन गैस को जलने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। इसके बारे में हम लोग आज देखे थे कि नेक्स्ट जो कल का हम लोग जो टॉपिक रहने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहने वाला है वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ठीक है। अब जब हम लोग जैसे फ्लेम बना के दिखाएं, है ना, कैसे फ्लेम बनता है, कैसे जलता है, उसमें क्या क्या रिएक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग न्यूट्रल फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रल फ्लेम में इतना सारा हम लोग फीचर्स देख पाए, तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाएंगे तो उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे, ऑक्सीजन का मात्रा घटा देंगे, एसिटिलीन ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलेंगे, दोनों समान में जलाएंगे तो न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगा। उसका कहाँ यूज करते हैं हम लोग, है ना, उसका कैसे दिखता है वो, इसके बारे में, उसका उद्देश्य वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने वाले हैं, ठीक है। इस लेसन के अकॉर्डिंग, इस लेसन में अगर किसी भी टाइप का आपको सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है।